नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसको अंग्रेजी में डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कहा जाता है। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। आपके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्ववाद की धारणा मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की थी। हीगल मार्क्स के गुरु एवं मार्गदर्शक थे। हीगल से मार्क्स ने बहुत कुछ सीखा है। जहाँ तक द्वंद्वात्मक दर्शन का प्रश्न है, मार्क्स पर हीगल का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। हीगल ने इतिहास की जो द्वंद्वात्मक व्याख्या की, उससे मार्क्स भी प्रभावित हुए थे। सन 1836 में जब मार्क्स ने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तब हीगल की मृत्यु हो चुकी थी। किंतु हीगल द्वारा प्रतिपादित आत्मा एवं द्वंद्ववाद से संबंधित विचारों का दबदबा विश्वविद्यालय में छाया हुआ था, और मार्क्स ने भी इस विश्वविद्यालय में हीगल के विचारों का गहन अध्ययन किया, और आप युवा हीगलवादी नामक संगठन के सदस्य भी बने। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे द्वंद्ववाद का अर्थ एवं परिभाषा। द्वंद्ववाद अंग्रेजी के डायलेक्टिक शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द डायलेगो से बना हुआ है, जिसका अर्थ है वाद विवाद करना, शास्त्रार्थ करना अथवा तर्क वितर्क करना है। द्वंद्ववाद वास्तव में विरोधी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत तर्क में विरोधाभास बताकर तथा उसका समाधान करके सत्य तक पहुंचने की एक कला है। प्राचीन समय में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था, और उस समय विद्वानों का विचार था कि किसी भी प्रकार के मत या विचार में विरोध प्रकट होना अथवा उसके विपरीत मतों का होना सत्य तक पहुंचने का सही मार्ग है। एक विषय के पक्ष और विपक्ष के मतों के संघर्ष को ही द्वंद्व कहा जाता है। चिंतन की इस द्वंद्ववादी प्रणाली का प्रयोग प्रकृति के विकास को समझने के लिए भी किया जाता है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे हीगल का द्वंद्ववाद। पहला बिंदु है इसका, विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। यह प्रवाह वाद, प्रतिवाद और संवाद से गुजरता है। हीगल का मत है कि मानव समाज का विकास निरंतर होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का विकास भी निरंतर होता जाता है। संपूर्ण विश्व विकास की एक प्रक्रिया है। यह निश्चित बिंदु की ओर गतिमान रहता है। विकास की सारी प्रक्रिया तार्किक है, और वह तार्किक नियमों द्वारा शासित भी होता है। और आप कहते हैं कि यह कोई पागल या अनियंत्रित या निरर्थक प्रवाह नहीं है, अपितु यह व्यवस्थित विकास है और एक उन्नति भी है। हीगल ने विश्व के विकास को संघर्ष एवं द्वंद्ववाद के आधार पर स्पष्ट किया है। हीगल ने द्वंद्ववाद में परिवर्तन की तार्किक प्रक्रिया को वाद, प्रतिवाद एवं संवाद द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेजी में इसको थेसिस एंड एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस कहा जाता है। संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। इन दोनों में संघर्ष से एक तीसरी वस्तु अर्थात संवाद उत्पन्न होता है। यह संवाद भी एक अस्थायी परिस्थिति है। थोड़े समय बाद संवाद पुनः वाद बन जाता है, और इसका भी कोई न कोई प्रतिवाद पैदा हो जाता है। फिर वाद और प्रतिवाद में पुनः संघर्ष होता है, जिसका अंत संवाद में होता है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद के निरंतर क्रम से विश्व गतिमान रहता है, विकसित होता रहता है। इस प्रकार विकास क्रम पेच की गरारियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी, चक्करदार, परंतु ऊपर की ओर जाने वाली रेखा की तरह है। इसका प्रत्येक चक्कर वाद, प्रतिवाद और संवाद के त्रेत से मिलकर बना है। प्रत्येक कड़ी पहली कड़ी का विलोम करती है, परंतु साथ ही नई कड़ी को जन्म भी देती है और उसे ऊंचा उठा देती है। इस संदर्भ में पॉपर महोदय ने लिखा है कि प्रत्येक तार्किक संवाद दो विरोधी विचारों वाद और प्रतिवाद से प्राप्त होता है।
हीगल ने भी द्वंद्ववाद की अवधारणा फिक्टे से ग्रहण की थी और फिक्टे ने भी लिखा है कि प्रत्येक तर्क की तीन अवस्थाएं होती है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। इसको हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हैं। द्वंद्ववाद की इस प्रक्रिया को समझने के लिए एंजिल्स ने एक उदाहरण दिया है। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। प्रथम उदाहरण के रूप में जौ का दाना लिया जा सकता है। जौ का दाना वाद है। जब इसे जमीन में बोया जाता है तो गर्मी और नमी के कारण वह गलकर नष्ट हो जाता है और अंकुरित होता है। यह उसका प्रतिवाद है। अंकुरित होकर वह पौधा बनता है, उसमें फूल और दाने आते हैं और एक दाना अनेक दानों को जन्म देता है। यह संवाद है। तो इस प्रकार से एंजिल्स महोदय ने इसका उदाहरण भी दिया है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। वो इस प्रकार से हैं। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववादी विचार तो ग्रहण किए, किंतु उनमें बहुत कुछ संशोधन किया। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में लिखा है, मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से केवल भिन्न ही नहीं है बल्कि उसके विपरीत भी है। हीगल की रचनाओं में द्वंद्ववाद अपने सिर के बल पर खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटों में छिपे हुए तार्किक तत्व को समझना है तो उसे पैर के बल सीधा खड़ा करना होगा, और मैंने उसे सीधा पैरों के बल पर खड़ा कर भी दिया है। मार्क्स ने हीगल के इतिहास दर्शन का जो आधारभूत तत्व था, विचारों की प्रधानता, उसे अस्वीकार कर दिया और आपने हीगल के दार्शनिक आदर्शवाद को काल्पनिक कहकर पूर्णतः अस्वीकार भी कर दिया। मार्क्स आगे कहते हैं कि तार्किक एवं श्रेष्ठ विचार की जो कल्पना हीगल ने की थी वह एक रहस्यवादी विचार है। उसे देखा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता। विचार का मानव मस्तिष्क एवं व्यवहार पर क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है, इस बात की जांच नहीं की जा सकती। मार्क्स कहता है कि किसी विचार को देखा नहीं जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसकी जांच नहीं की जा सकती, तो वह रहस्यमय विचार है। वैज्ञानिक नहीं, भौतिक एवं रसायन विज्ञानों की भांति ही मार्क्स सामाजिक क्षेत्र में केवल उस जगत को वैज्ञानिक मानता है जो दिखाई देता है और जिसका स्पर्श किया जा सकता है या जिसकी जांच की जा सकती है। मार्क्स के लिए भौतिक पदार्थ मिट्टी, पत्थर, हड्डी, मांस आदि सर्वथा सत्य हैं, अदृश्य विचार या विश्वास नहीं। मार्क्स यह मानते हैं कि पदार्थ, प्रकृति और अस्तित्व पहले है तथा आत्मा, विचार और चेतना उसके बाद में है। भौतिकवाद का विचार यह है कि अस्तित्व प्राथमिक है और वह चेतना को निर्धारित भी करता है। हीगल के लिए विश्वात्मा रहस्यमयी होने से अगम्य है, परंतु मार्क्स के लिए पदार्थ अदृश्य या दृश्य होने से गम्य है। हीगल मार्क्स जो है, मार्क्स अपने को हीगल से नहीं जोड़ते हैं और वे लिखते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे विकास की व्याख्या हीगल की व्याख्या नहीं है। यह इसलिए कि मैं एक भौतिकवादी हूँ और हीगल आदर्शवादी। फिर भी यदि हीगल के द्वंद्ववादी दर्शन में से यदि रहस्यवाद को निकाल दिया जाए तो वह मार्क्स का द्वंद्ववाद दर्शन हो जाएगा। अतः हीगल से द्वंद्ववादी दर्शन ग्रहण करने के लिए उसके ऋणी भी है। इस संदर्भ में मर्टन ने उचित ही कहा है कि कोई भी विचारक अपने स्वयं के पांव पर खड़ा नहीं होता है, वह दूसरे के कंधों पर अपने पांव रखकर खड़ा होता है, और मार्क्स जिनके कंधों पर खड़े हैं उनमें से निश्चित रूप से एक कंधा हीगल का भी है। इस प्रकार से मार्क्स ने हीगल से मूल रूप से दो बातें ग्रहण की है, एक द्वंद्व की अवधारणा और दूसरी अध्ययन विधि। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं। प्रारंभ करते हैं और इसका पहला बिंदु है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु गतिशील होती है। परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में होता है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होती है।
इसमें बहाव है, गति है और निरंतरता भी है। अतः जड़ता प्रकृति की दशा नहीं है। एंजल्स के अनुसार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संसार और प्रकृति में सब कुछ अस्थायी, गतिशील और परिवर्तनशील मानता है। यह प्रत्येक वस्तु में जन्म और निर्वाण की दशा को देखता है। स्टालिन के अनुसार द्वंद्वात्मक प्रणाली उसी को अजय मानती है जो उग रहा हो और विकासमान हो। और आगे एंजल्स महोदय लिखते हैं कि समस्त प्रकृति छोटे से लेकर बड़े तक, बालू कण से लेकर सूर्य तक, वह काणु से लेकर व्यक्ति तक और आने और चले जाने की एक निरंतर स्थिति में, निरंतर प्रवाह में, अनवरत गति तथा परिवर्तन की स्थिति में है। विकास प्रकृति का नियम है और यह विकास पदार्थ की आंतरिक विशेषताओं के कारण होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ निष्क्रिय न होकर सक्रिय होता है। इस प्रकार मार्क्स का द्वंद्वात्मक विचारों की अपेक्षा भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व देता है तथा विकास प्रक्रिया का आधार भौतिक पदार्थों में आंतरिक विरोध को भी मानता है। मार्क्स का मत है कि किसी भी वस्तु में दो तत्व मौजूद होते हैं। एक वस्तु की निरंतरता को बनाए रखता है और दूसरा तत्व निरंतरता का विरोध करता है, और पदार्थ में इन दोनों शक्तियों का संघर्ष चलता रहता है और यह संघर्ष ही पदार्थ को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ ठीक उसी प्रकार गतिशील होता है जिस प्रकार हीगल का निरपेक्ष विचार गतिशीलता है। अतः विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता को दृष्टि में रखना ही होगा। विशेषताओं का दूसरा बिंदु है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विकास सदैव पदार्थों में अंतर्विरोध एवं मतभेदों के पारस्परिक संघर्षों के कारण ही होता है और पूंजीवाद में ही पूंजीवाद के विनाश के बीज हैं। तीसरा बिंदु है पदार्थ विश्व का मूल है और एक वास्तविकता है। समस्त विश्व पदार्थ से निस्रोत है। अंतिम वास्तविकता भौतिक जगत है, न कि आत्मा का विचार। चेतना कोई प्रभावशाली तत्व न होकर पदार्थ के अधीन है और मनुष्य में जो भी चेतना है वह इस पदार्थ के कारण ही है। पदार्थ ही पहली और अंतिम वास्तविकता है। चेतना के स्वरूप को पदार्थ निश्चित करता है, न कि चेतना पदार्थ के स्वरूप को। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है और उनका अध्ययन उनके पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। इसका फोर्थ पॉइंट है विश्व का विकास संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा होता है, क्योंकि यह संघर्ष ही विकास का मूल है और संघर्ष से मुंह मोड़ना विकास के क्रम को पीछे धकेलना कहलाता है और संघर्ष के अभाव में विकास संभव नहीं है। संघर्ष भीतरी और बाहरी दोनों ही रूपों में भी होता है। इसका पांचवा बिंदु है विकास सदैव टेढ़े मेढ़े रूप में अर्थात सर्पिल होता है। विकास के प्रक्रिया में पहले तो धीरे धीरे मात्रात्मक परिवर्तन होता रहता है, किंतु बाद में एक अवस्था ऐसी आती है जब यह मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाता है। हम यहाँ पर इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यदि पानी को गर्म किया जाए तो पहले वह धीरे धीरे गर्म होता है, किंतु बाद में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब वह भाप बन जाता है, और यही द्वंद्ववादी विकास की प्रक्रिया है। इसके पश्चात विशेषताओं का अंतिम बिंदु है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्यवस्था करता है और पदार्थों को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था ही समाज का आधार है। समाज में द्वंद्व का कारण उत्पादन विधियाँ, उत्पादन संबंध और उत्पादन की शक्तियाँ हैं। जब उत्पादन की शक्तियाँ एवं उत्पादन के संबंधों में साम्यता नहीं रहती तो संघर्ष उत्पन्न होता है और उसके फलस्वरूप विकास भी होता है। उपरयुक्त इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम यहाँ पर यह स्पष्ट कर सकते हैं कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ को मानता है, जो कि अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर अनेक रूप धारण कर लेता है और यह विकास भौतिक पदार्थ में
स्वाभाविक रूप से ही निहित एक आंतरिक विरोध द्वारा संचालित भी होता है। और इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये 3 अवस्थाएं होती है। और विकास की यह प्रक्रिया सीधी एवं सरल भी नहीं होती है, वरन एक बिंदु पर आकर अकस्मात तीव्र विस्फोट की भांति होती है। यही स्थिति सामाजिक परिवर्तन में क्रांति कहलाती है, जो कभी टाली नहीं जा सकती है। और प्रत्येक क्रांति के बाद नवीन सामाजिक अवस्था का जन्म होता है। और प्रत्येक पदार्थ अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा ही अपने प्रतिवाद को जन्म भी देता है, और जिसके परिणाम स्वरूप वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है। और इसी में परिवर्तन या विकास का समस्त रहस्य भी छिपा हुआ है। यह नियम प्रकृति और समाज सभी पर लागू होता है। इस प्रकार हम इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। तो आज हमने इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।